इसमें आगे लिखिएगा ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ आर्चेस या मेहराबों का मेहराबों का क्रमिक विकास। कि जो बीच में पत्थर लगा हुआ है जिसे हम लोगों ने पीले रंग से लिया है इसको बोलते हैं कीस्टोन। कीस्टोन मुख्य पत्थर। इसको ना कुछ इस तरह से फंसाया जाता है कि ये प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करता है या वेट को, वेट ऑन साइड वॉल्स। वेट ऑन साइड वॉल्स। तो इसीलिए देखिए, चूंकि वेट ना, भार जो है वो बगल की दीवारों पे आ रहा है, इसीलिए जरूरत पड़ती थी, किसकी जरूरत पड़ जाती थी, ब्रॉडर साइड वॉल्स की। साइड वॉल्स हमेशा चौड़ी और मजबूत बनाए जाएंगे क्योंकि भार उसी पे आ रहा है। और कीस्टोन इस तरह से सेट किया गया है ना कि वो भार को दाएं और बाईं तरफ बांट रहा है। इसीलिए ये कीस्टोन कभी भी नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ नहीं गिरता मेहराब, क्योंकि मेहराब जो कीस्टोन ने प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट किया है वो साइड वॉल्स पे जा रहा है और बीच में प्रेशर नीचे की तरफ नहीं जा रहा है। इसीलिए ये मेहराबें लॉन्ग लास्टिंग रही हैं। लॉन्ग लास्टिंग मतलब जमाना गुजर गए, सदियां गुजर गई, लेकिन ये संरचना है वैसी की वैसे ही खड़ी रह गई। इनको बड़े ज्योमेट्रिकली तरीके से बनाया गया था। और फर्स्ट आर्च वॉज constructed by the founder of the Delhi Sultanate named Kutubuddin Aibak. Kutubuddin Aibak. But the first scientific dome was constructed by
फर्स्ट साइंटिफिक डोम वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय गयासुद्दीन बलबन। मतलब बलबन ने जो मेहराब बनवाया वो ऐबक वाले मेहराब से ज्यादा बेटर था, ज्यादा एडवांस था, इसीलिए उसको साइंटिफिक बोल देते हैं। तो पहला मेहराब किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये कौन था? ये आप पॉलिटिकल हिस्ट्री में पढ़े होंगे, आगे पढ़ेंगे। फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, टर्क था, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोल रहा हूं। हाँ, कहाँ है? दिल्ली में ही है, सब उधर ही। ओल्ड दिल्ली, जो वो पुराना कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है ना, सब उधर ही है, ठीक है ना। ये दिल्ली में ही रूल कर रहा है ना, सल्तनत का कैपिटल ही दिल्ली था। तो बलबन ने जो भी इमारतें बनवाई, या ऐबक ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने, तुगलक्स ने, वो सारी इमारतें दिल्ली में ही बनवाई हैं, ठीक है ना। ट्रू आर्च, वो डोम, फर्स्ट साइंटिफिक डोम है, आर्च ने। पहला गुंबद वो है साइंटिफिक, ठीक है ना। आर्च तो पहले ही बनने लगा था, ठीक है ना। हालांकि उसका आर्च भी इससे ज्यादा बेटर है। वो राउंडेड नहीं दिखेगा, वो पॉइंटेड आर्च है। तो पॉइंटेड आर्च राउंडेड आर्च से ज्यादा बेटर होते हैं। लेकिन इतना टेक्निकल डिटेल में ना जनरल स्टडीज में जाने का कोई बहुत मतलब नहीं निकलता, इसीलिए उस पर नहीं जा रहा हूं मैं, ठीक है ना। इससे ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स नहीं चाहिए हमें। हिंदी में लिखिएगा। पहला मेहराब दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, जबकि बलबन ने, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित पहला मेहराब बनवाया। जबकि बलबन ने वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित पहला मेहराब बनवाया। ऐबक ने कई मेहराबों का, आगे लिखिएगा, ऐबक ने कई मेहराबों का निर्माण करवाया। जैसे कि दिल्ली के कुवतुल इस्लाम मस्जिद के लिए बनवाई गई मेहराबें, दिल्ली के कुवतुल मस्जिद के लिए बनवाई गई कई मेहराबें। आर्चेस फॉर कुवतुल इस्लाम मॉस्क। देखिए इसको समझिएगा थोड़ा ना, इतना लिखा।
देखिए ये बाहर की तरफ इधर आर्चेस लगे हैं ना, मेहराब लगे हुए हैं, यहां टूटा थोड़ा बहुत ये। तो ये मेहराब किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। साधारण मेहराबें हैं, कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल फाइननेस नहीं है इसमें। पीछे इधर ये वास्तव में वैष्णव टेम्पल था, वैष्णव मंदिर था, और उस वैष्णव मंदिर को ऐबक ने, टर्क्स ने, इन लोगों ने क्या किया? मंदिर में बदल दिया, मस्जिद में, सॉरी, मस्जिद में बदल दिया। जबकि इस्लामिक कंसेप्शन में यह है कि कोई भी मस्जिद अगर इलीगल पोजीशन वाली जमीन पे बनी है तो उस मस्जिद में ऑफर किया गया नमाज अल्लाह को कबूल नहीं है। मस्जिद जब भी बनती है ना, वो लीगली परचेज की हुई या डोनेट की हुई जमीन पे बनती है। कोई या तो दे या उसको परचेज किया जाए। अगर गलत तरीके से जमीन हथिया करके या किसी और के पूजा घर को बदल करके मस्जिद बनाया गया होगा तो उस इबादत को अल्लाह स्वीकार नहीं करता है। लेकिन ये टर्क्स थे ना, और ये जीते हुए लोग थे, ये लगातार इन्वेट कर रहे थे और ये जीत रहे थे। और जीते हुए लोगों को बोले कौन? समस्या ये थी कि इनमें जीत का दंभ था, और उस जीत में इनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या एग्जैक्टली कर रहे। इन्हें लग रहा है कि ये इस्लाम के चैंपियन है, ये इस्लाम के चैंपियन है और ये इस्लाम को फैला रहे हैं। वास्तव में ऐसा नहीं था। ये एक गलत तरीका था किसी भी के पूजा घर को तोड़ करके या रूपांतरित करके मस्जिद बना देना। तो कुव्वतुल इस्लाम वास्तव में मंदिर था, ठीक है ना? देखिए, और इसमें जो मूर्तियां लगी हुई थी ना, उन मूर्तियों को थोड़ा थोड़ा तोड़ दिया गया, या यूं कह ले कि खंडित कर दिया गया। और हम लोग जानते हैं कि खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं होती है। तो यह बात टर्क्स जानते थे कि खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती है। तो इन्होंने मूर्तियों को थोड़ा थोड़ा करके तोड़ दिया। अगर कभी आप कुतुब कॉम्प्लेक्स में जाएंगे ना, कुतुब मीनार वाले साइट पे, तो वहां पे आप देखिएगा जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, जो वास्तव में वैष्णव मंदिर था, वहां पे जितने भी मूर्तियां लगी हुई हैं पिलर्स पे या जो रखी हुई हैं, सबका किसी का नाक तोड़ दिया गया, किसी का मुंह तोड़ दिया गया, थोड़ा थोड़ा खंडित कर दिया गया था, ठीक है ना? तो ये कुव्वतुल इस्लाम, इसी को नाम रख दिया गया, मंदिर को ही बदल के मस्जिद नाम रख दिया गया, कुव्वत उल इस्लाम। देखिए, इस नाम से ना टर्क्स की सोच भी पता चल रही है। वो कह रहा है, नाम रखा है कुव्वतुल इस्लाम। कुव्वत मतलब होता है ताकत, स्ट्रेंथ। उल प्रीपोजिशन होता है, आई, ऑफ, फॉर, टू, इसके लिए। और इस्लाम मतलब इस्लाम, इस्लाम की ताकत। कुल मिला जुला करके यूं समझिए, जीते हुए लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। नॉर्थ इंडिया में इन्वेट किया, जीत हासिल की, और उस ताकत का, उस शक्ति का प्रदर्शन था ये। और दूसरा ये भी कि मुसलमानों में एक्सेप्टेंस हो जाएगी। लेकिन मुस्लिम थे ही कितने? जब टर्क्स ने हमला किया तो मुसलमान थे कहां? बहुत कम मुस्लिम्स थे। और यह भी ध्यान दीजिएगा कि मुस्लिम्स इंडिया में बाहर से ज्यादा नहीं आए। इंडिया में जो मुस्लिम्स बाहर से आए वो सिर्फ इन्वेडर्स थे, आक्रमणकारी। बहुत थोड़े, कुछ हजार, कुछ 100 लोग आए होंगे। इंडिया में इस्लाम फिर फैल कैसे गया? इंडिया में इतने ज्यादा मुसलमान कैसे हुए फिर, जबकि बाहर से बहुत कम लोग आए? इंडिया में देखिए, इस्लाम इसलिए फैला ना क्योंकि हिंदू समाज की जाति व्यवस्था से बहुत सारे लोग परेशान हो चुके थे, और वो इनइक्वालिटी, असमानता, छुआछूत जैसी बहुत सारी चीजें भर गई थी। तो खासकर
शूद्र, और उनमें भी बड़ी संख्या में अनटचेबल्स, जिनको कि मंदिर तो दूर, मंदिर के आसपास भी फटकने नहीं दिया जाता था, जिन्हें ब्राह्मण अपने गांव तक में घुसने नहीं देते थे, और वो सिर्फ डेड बॉडीज उठाने, जानवर और सफाई करने इसलिए आते थे। और जब वो गांव में आते थे तो उन्हें ड्रम पीट के आना पड़ता था, ताकि ब्राह्मण्स दूर हट जाएं और वो उनके शैडो में, शैडो की चपेट में, छाया की चपेट में ना आ जाए, वरना वो अपवित्र हो जाएंगे। तो इस तरह की जब व्यवस्था, जाति व्यवस्था में इस तरह की चीजें थी, और दूसरी तरफ इस्लाम का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्शन मैंने अभी बताया वो था इक्वालिटी, और जाति प्रथा में क्या था? इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो बहुत बड़ी संख्या में हजारों हजार शूद्र और अनटचेबल्स कन्वर्ट होने लगे, क्योंकि मस्जिद में किसी को जाने की मनाही नहीं थी। तो शूद्रास को यह लगा, लोअर कास्ट को यह लगा कि अगर मुसलमान हो जाएंगे तो यह झंझट ही खत्म हो जाएगा छुआछूत वाला। तो छुआछूत एक ऐसा कारण था जिसकी वजह से इस्लाम भारत में बहुत तेजी से लोकप्रिय हुआ, और बहुत कम समय में बड़ी संख्या में अछूत लोग और लोअर कास्ट के लोग, लोअर कास्ट में उस जमाने के हिसाब से बोल रहा हूं ना, ध्यान रखिएगा, ये लोग किस में आ गए? इस्लाम में आ गए। ये हुआ था एग्जैक्टली, ठीक है ना? प्रॉब्लम था, यही दिक्कत थी। और अब देखिए 13वीं सेंचुरी में जैसे ही टर्क का हमला हुआ ना, उसी समय ब्राह्मण और क्षत्रिय गठबंधन टूट गया, और ब्राह्मण क्षत्रिय गठबंधन के टूटने से लोअर कास्ट को उभरने का मौका मिल गया, वरना ब्राह्मण्स ने लोअर कास्ट को उभरने का, धार्मिक रूप से उभरने का मौका नहीं दिया था, क्योंकि सारे धार्मिक क्रियाकलापों पर किसका अधिकार था? ब्राह्मण्स का अधिकार था, ठीक है ना? और जितने धार्मिक क्रियाकलाप, संस्कार, पूजा पाठ, मंत्र सब पढ़ना, ये ब्राह्मणों की मोनोपोली थी। एक शूद्र व्यक्ति कभी भी मंत्र नहीं पढ़ सकता था। मंत्र पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, वेद पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। वो सुन लेता था ना वेद पुराण, तो उसको पीटा जाता था कि तुम्हारी औकात कैसे हुई, तुमने सुन लिया। और कुछ कुछ एग्जाम्पल्स में तो यह भी है कि शूद्रों, अगर शूद्र ने वेद पाठ सुन लिया तो शीशा पिघला के उसके कान में उड़ेल दिया जाता था। लेकिन यह हमेशा नहीं होता था, इसको भी समझिएगा। और दूसरा एक पक्ष और है, हमेशा से सारे ब्राह्मण ही एक्सप्लॉइट नहीं किए हैं। ज्यादातर ब्राह्मण उतने ही गरीब होते थे जितने कि शूद्र होते थे। यह भी समझते रहिएगा, ये वन साइडेड इंटरप्रिटेशन कभी मत निकाल लीजिएगा कि सारे ब्राह्मणों ने मिलकर के खून चूसा। मोनोपोली कुछ ब्राह्मणों की थी, और ज्यादातर ब्राह्मण उतने ही गरीब हुआ करते थे जितने कि शूद्र हुआ करते थे। कैसे? क्योंकि ब्राह्मण्स के पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, खेती बाड़ी वो करते नहीं थे, युद्ध लड़ नहीं सकते थे क्योंकि युद्ध लड़ना क्षत्रियों का काम था, ट्रेडिंग एक्टिविटीज करते नहीं थे क्योंकि वो वैश्यों का काम था। तो ब्राह्मण को कब पैसा मिलता था? जब वो पूजा पाठ कराता था तभी मिल पाता था, वरना ज्यादातर मामलों में ब्राह्मण को कुछ मिलता ही नहीं था। तो ब्राह्मणों की मोनोपोली थी, इसका यह मतलब नहीं कि सारे ब्राह्मणों की मोनोपोली थी। ब्राह्मणों में भी एक वर्ग की मोनोपोली थी, और हजारों हजार ब्राह्मण बहुत गरीब हुआ करते थे। तो मिस इंटरप्रिटेशन करके वन साइडेड इंटरप्रिटेशन मत करिएगा हिस्ट्री का, वरना चीजें गड़बड़ होती हैं, है ना? हम आमतौर पे ये ध्यान देते हैं, आपने सोचा तो, हमेशा लोग ये ध्यान देते हैं कि अछूतों को ब्राह्मणों ने सताया। सही बात है, तो क्या जनरलाइज कर दें इसको? मुसलमान, कुछ मुसलमान आतंकवादी हैं, सारे मुसलमान आतंकवादी हैं, कर दो जनरलाइज? नहीं पॉसिबल है ना। तो कुछ ब्राह्मण एक्सप्लॉइट करते थे और सारे ब्राह्मण एक्सप्लॉइट करते थे, दोनों स्टेटमेंट में बहुत फर्क है। तो आमतौर पे लोगों ने
कैसे इंटरप्रिटेशन निकाला कि सभी ज्यादातर सभी ब्राह्मणों ने मिलकर के शूद्रों का खून पिया, खून चूसा। ऐसा नहीं था। तमाम ब्राह्मण बहुत गरीब हुआ करते थे और उनको खाने के भी लाले पड़े थे, और वो तभी कुछ पा पाते थे जब उनको पूजा पाठ के लिए इनवाइट किया जाता था। अदरवाइज उनके पास आजीविका का साधन ज्यादा नहीं होता था। तो ये चीजें लोगों ने, इस पक्ष को लोगों ने दरकिनार कर दिया ब्राह्मण्स के, और सिर्फ ये देखा कि शूद्र बहुत प्रताड़ित रहे हैं, ये नहीं देखा कि ब्राह्मण भी बहुत गरीब रहे हैं। तो देखने का नजरिया ना एक पक्षीय नहीं होना चाहिए। हमारे सोसाइटी में यही दिक्कत आई है कि ब्राह्मण की चीजों को, जो कुछ ब्राह्मणों के कार्यों को जनरलाइज करके सारे ब्राह्मण्स पे थोप दिया गया। लेकिन जो भी है, जिनकी भी मोनोपोली थी, वो मोनोपोली टूटी। धर्म पे, हिंदू धर्म पे जो मोनोपोली थी, एक अधिकार था, वो टूटा। क्षत्रिय और ब्राह्मण गठजोड़ टूटा टर्क के हमले से, क्योंकि टर्क्स ने किसको हराया? टर्क्स ने हराया राजपूतों को। राजपूत कमजोर पड़े तो जो ब्राह्मण जिनकी मोनोपोली थी वो भी कमजोर पड़े, क्योंकि उन ब्राह्मणों को फाइनेंस कौन करते थे? राजपूती तो करते थे ना। तो वो कमजोर पड़े। इसीलिए आप देखिएगा 13th सेंचुरी में अचानक से लोअर कास्ट से आने वाले संतों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। 13वीं शताब्दी में ही क्यों भाई? उसके पहले क्यों नहीं? क्योंकि 13वीं शताब्दी में ही टर्क्स के हमले से ब्राह्मण क्षत्रिय गठजोड़ टूट गया था। चाहे वो कबीरदास हो, चाहे वो रविदास हो, रविदास वॉज अ लेदर वर्कर, कबीरदास वॉज अ वीवर, चाहे वो धन्ना हो, चाहे वो सेन हो, सेंट सेना, सेना बार्बर थे, बाल काटते थे, संत बन गए, उनकी रुचि थी ऐसे कार्यों में, है ना। वो ये लोग, और ये सारे लोग उसी समय गुरु नानक देव जी भी हैं। क्या प्रीच कर रहे हैं सारे लोग? किस बात का उपदेश दे रहे हैं? ये सब लोग उपदेश देंगे इक्वालिटी, समानता। क्योंकि जाति व्यवस्था किस पे आधारित थी? असमानता पर आधारित थी, ठीक है ना। तो इस्लाम फैलने का, भारत में इस्लाम फैलने का कारण मूल रूप से खुद इस्लाम नहीं था, मूल रूप से जाति व्यवस्था की गड़बड़ी थी, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, इस्लाम एक्सेप्ट किया इंडिया में। और इसीलिए देखिए इंडिया में ज्यादातर मुसलमान वो पहले लोअर कास्ट हिंदूज थे, और वो इस्लाम में तो आ गए, लेकिन इस्लाम में भी ऊंच नीच वाला, छुआछूत नहीं था, लेकिन ऊंच नीच का भाव आ गया कि मैं प्योर इस्लाम, ये कन्वर्टेड इस्लाम। तो वहां पर भी बहुत स्थिति नहीं बदली। जैसे अछूत इस्लाम में आ गया तो चलिए अनटचेबल नहीं रह गया, लेकिन वो बराबर भी नहीं रहा। उसको लोग कन्वर्टेड मुसलमान समझ के नीची निगाह से देखते थे, ये कन्वर्टेड मुसलमान है, मैं प्योर मुसलमान हूं, मैं टर्क हूं, मैं अफगानी हूं, ये वीवर है, ये नाली साफ करने वाला मुसलमान। ऐसे करके उनको झेलना पड़ा, बहुत स्थिति नहीं सुधरी। बस कुछ धार्मिक अधिकार नमाज उमाज पढ़ने के मिल गए थे, इससे ज्यादा कोई बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया हो इस्लाम में आने से, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो इससे बात थोड़ी दूर तक चली गई, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। कुछ चीजें एडिशनली आप लोग को बता देता हूं ताकि सारी बातें समझे रहिएगा। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं तब जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने होते हैं, और वहां पे जब आपसे व्यूज मांगे जाते हैं ना, तब आपके बायसनेस बाहर निकलने लगते हैं और वहीं आप धर पकड़ लिए जाते हैं। इंटरव्यू में इतने साइकोलॉजिकल तरीके से घुमा घुमा के सवाल पूछा जाएगा ना कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वाला बायसनेस निकल ही जाता है। और अगर बायस्ड हो, पकड़ में आ गए कि आप बायस्ड हैं, सही इंटरप्रिटेशन नहीं दे रहे हैं या नहीं जान रहे हैं सोसाइटी का, तो वहीं उठा के 10 मिनट में, 7 मिनट में इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। बोलेगा अच्छा ठीक है, हाँ बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जाइए जाइए जाइए। आप सर करते रहिएगा, उठा के हटा दिया जाएगा। इसलिए भी बताता रहता हूं। तो आर्चेस फॉर कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क लोकेटेड एट दिल्ली, और दूसरा सम मोर आर्चेस फॉर
2.5 दिन का झोपड़ा मॉस्क एट अजमेर, अजमेर अवस्थित 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद के लिए बनवाई गई मेहराबें। क्या कह रहे हैं? उसमें क्यों जा रहे हैं आप? क्यूरियोसिटी बहुत होती है लाइफ में। क्यूरियोसिटी जनरेट करिएगा तो बात बात पे क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि ह्यूमंस का बेसिक नेचर ही है क्यूरियोसिटी। 2.5 दिन का झोपड़ा, अब देखिए ये कोई थोड़ी ना ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाएगा, तो फिर इसीलिए तो नहीं बताया ना। देखिए अब आपने पूछ ही लिया। जो नहीं बताना चाहता था वही आपने पूछ लिया। 2.5 दिन का झोपड़ा, इसको इसलिए पहले तो मैं दिखाई देता हूं इसको। ये है 2.5 दिन का झोपड़ा मॉस्क। वास्तव में मॉस्क था ही नहीं, वास्तव में था मंदिर, और मंदिर को आसानी से बदल दिया मस्जिद में, नाम रख दिया 2.5 दिन का झोपड़ा। कुछ लोगों ने ये कहा, हिस्टोरियंस ने, कि ये 7 मेहराबें जो बनवाई मंदिर के सामने ताकि मस्जिद वाला लुक दिया जा सके, ये 7 मेहराबें 2.5 दिन में बन के तैयार हो गई, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? 2.5 दिन का झोपड़ा। हिस्टोरियंस का एक और गुट है, वो बोलता है कि नहीं, वहां पर जहां पर यह मंदिर था और जिसे मस्जिद बनाया गया, वहां पे एक मेला लगता था और वो मेला 2.5 दिन तक चलता था, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, तो ना तो 2.5 दिन कुछ है वहां पे, ना ही झोपड़ा है मंदिर वास्तव में, जिसको कि बाद में क्या नाम दे दिया गया? मस्जिद का नाम दे दिया गया। ऐबक ने इसमें कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सामने की तरफ मेहराब बनवा दिया। और दरअसल देखिए, ये लोग कर एग्जैक्टली ऐसा इसलिए कर रहे थे ना, कर तो गलत रहते सरासर, किसी भी तरीके से आप इसको जायज नहीं ठहरा सकते हैं कि मंदिर तोड़ा, है ना, इसलिए ऐसा हो जाता था। सही है ना, कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं। अभी मंदिर में क्या होता है ना, आंगन होता है, कोर्टयार्ड होता, तो कोर्टयार्ड में पूजा पाठ भी हो सकता और कोर्टयार्ड में लाइन बना करके नमाज भी पढ़ सकते थे। इसी वजह से इन्होंने क्या टारगेट कर लिया? मंदिरों को टारगेट कर लिया, क्योंकि मस्जिद बनाने में समय लगेगा। चलो बढ़िया मंदिर है ये, तो यहां पे तो अच्छा बना बनाया कोर्टयार्ड है, आंगन है, इसी को मस्जिद में बदल देते हैं, और उन्हीं को क्या बना दिया गया? मस्जिद बना दिया गया। ठीक है ना। टर्क्स थे ना, और देखिए वैसे भी टर्क्स ना बहुत ब्रूटल लोग होते थे, आम जनता टर्क्स का मुकाबला नहीं कर सकती थी, अच्छे अच्छे योद्धा कर ही नहीं पाते थे टर्क्स। टर्क्स ना बहुत ब्रूटल होते थे, टर्क से भी ज्यादा ब्रूटल मंगोल्स होते थे, और ये जिधर घूम जाते सिर्फ खून खराबा पीछे छूटता था, और ये सब खेत वेत मिल जाएगा आग लगा देते, बच्चा मिल गया बच्चे को मार देंगे, औरत मिल गई औरत को मार देंगे, बूढ़ा आदमी मिल गया बूढ़े को मार देंगे, सबको एक तरफ से मारते चलते थे। ये बड़े खूंखार लोग थे ये सब, और इनसे भी भीषण लोग थे, टर्क्स के भी ज्यादा खूंखार मंगोल्स हुआ करते थे। मंगोल्स तो मतलब तबाही मचा के रख देते थे, कुछ भी नामो निशान तक नहीं छोड़ते थे, कि अगर किसी बस्ती पे किसी शहर पे मंगोलों ने हमला कर दिया तो जला के राख कर देते थे। जैसे एक नाम आपने सुना होगा, तैमूर लंग, वो टर्क था, तिमारलेन। 1398 में दिल्ली पे अटैक किया उसने, दिल्ली मतलब वो कुतुब मीनार वाला एरिया, उस पे अटैक किया, और बोला जाता है कि 30 दिन तक कत्लेआम हुआ था, और नालियों में पानी की जगह आदमियों का खून बहता था। ये इस किस्म के लोग थे, इसी वजह से इनका रेजिस्टेंस नहीं होता था, छोड़ दिया जाता था, भाई मंदिर बनाना है मंदिर बना लो, इसको वापस मस्जिद में बदल लो, तुम जो करना है करो। लोग हट जाते थे, इतने ब्रूटल खूंखार लोग होते थे। ठीक है ना। तो 2.5 दिन का झोपड़ा मॉस्क एट अजमेर एंड कुवतुल इस्लाम मॉस्क एट दिल्ली। आगे लिखिएगा।
ऐबक ने ऐबक ने साधारण मेहराबों का निर्माण करवाया। ऐबक ने साधारण मेहराबों का निर्माण करवाया। इसके इसके बनवाई गई मेहराबें ना बहुत स्टाइलिश नहीं है, बहुत खूबसूरत नहीं है, सिंपल आर्चेस बनवाया इसने। और यही सिंपल आर्चेस का पैटर्न लंबे टाइम तक आगे चलता रहा। आगे इसमें बदलाव किसने किया? मेहराबों के बनने के स्टाइल में आगे चल के बदलाव किया मुगल एम्परर ने, शाहजहां, जिसकी रुचि इमारतों के बनाने में बहुत ज्यादा थी। तो शाहजहां के, देखिए शाहजहां के पहले ये आर्च किसका है? ऐबक वाला बनवाया गया आर्च है। और शाहजहां के आर्चेस देखिए, बहुत फर्क आया आर्च मेहराब बनवाने की पद्धति में। और ये यहां कभी दिल्ली के लाल किले में जाएंगे ना, तो घुसते ही सबसे पहली इमारत यही आपको नजर आएगी। ये हॉल है, पिलर्स और फ्लैट रूफ पे, छत इसकी सपाट है और पिलर्स हैं और मेहराब, ठीक है, मेहराब और स्तंभ, स्तंभ मेहराब, स्तंभ मेहराब, ऐसे करके। और इसमें खास बात क्या देखिए, एक आर्च के अंदर आर्च, फोलिएटेड, इनको बोलते हैं फोलिएटेड आर्चेस, मतलब एक आर्च के भीतर ढेर सारे छोटे छोटे आर्च बनवाए गए। और आर्चेस के कंस्ट्रक्शन में मुगल्स ने रेड सैंडस्टोन का यूज किया, लाल बलुआ पत्थर, जबकि दिल्ली सल्तनत वालों ने ब्राउन सैंडस्टोन, भूरे बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया। तो बदलाव आया। यहां से आगे आगे लिखिएगा, मुगल सम्राट शाहजहां ने फोलिएटेड को हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ? लहरदार? नहीं नहीं, देख के बताइए जरा, उस पे गूगल वाले पे सर्च करें हिंदी में क्या लिखा। मुगल सम्राट शाहजहां ने ऐसे मेहराबों का निर्माण करवाया जिसमें ऐसे मेहराबों का निर्माण करवाया जिसमें एक मेहराब के भीतर कई छोटे छोटे मेहराब बनवाए जाते थे, जिसमें एक मेहराब के भीतर कई सारे छोटे छोटे मेहराब बनवाए जाते थे। नहीं, बेल बूटेदार भी नहीं, वो गलत ट्रांसलेशन दे रहा है, छोड़िए ऐसे ही लिख दीजिए फॉलिएटेड, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, इंग्लिश हिंदी में लिखा ना, फिर उसी में ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख दीजिएगा फॉलिएटेड आर्चेस, इतने में समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को। तो ये फर्क था, देखिए बिफोर शाहजहां, शाहजहां के पूर्व कैसे मेहराब बन रहे हैं? सिंपल आर्च। और शाहजहां कैसे बनवा रहा है? फॉलिएटेड आर्च।
सिंपल आर्च एंड फोलिएटेड आर्च। ये डेवलपमेंट दिखा, ठीक है ना, विकास क्रम दिखाई दे रहा है। फिर लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग में, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ डूम्स। ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ DOMES, गुंबदों के निर्माण का विकास क्रम। गुंबदों के निर्माण का विकास क्रम। इसमें देखिए हम लोग दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट आपके मेंस में काम आएगा और ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स में काम आएंगे, दोनों चीजें एक साथ हो जा रही हैं। अब थोड़ा रुकिएगा, लिख दिया ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ डोम्स। देखिए दो गुंबद है यहां पे, दोनों में से पहला जो है लिखा हुआ है डूम ऑफ हुमायूंस टूम। देखिए दो शब्द हैं, डूम भी है और टूम भी है। TOMB टूम। टूम मतलब होता है मकबरा। मकबरा यानी कि ऐसा प्लेस जो डेड बॉडी के ऊपर बना हो या पहले से बन गया हो, बाद में डेड बॉडी डाल दी गई हो, दफन की गई हो, मकबरा या टूम, या उसी को मुसोलियम भी बोलते हैं, MOUSE, मुसोलियम, टूम या मुसोलियम, ठीक है ना। और एक तरफ है, दूसरी दाहिनी तरफ है, वो किसका गुंबद है? ताज महल का गुंबद है। ताजमहल का गुंबद गुंबदों के विकास में एकदम टॉप पे है। जो कुछ भी इंडिया में डेवलप किया, डूम, कंस्ट्रक्शन ऑफ डूम, इससे बेहतर गुंबद कभी नहीं बना, और ना ही दुनिया के किसी हिस्से में इससे बेहतर गुंबद बना है आज तक, जो ताजमहल का गुंबद है। तो ताजमहल का गुंबद देखिए, एक और डायग्राम दिखाता हूं आपको। क्या खास बात है इसमें? इसका शेप, ये पहले बल्ज कर रहा है और बल्ज करने के बाद ऊपर की तरफ जा रहा है। या प्याज, ऑनियन, ये बल्बस है, बल्बस डूम बोलते हैं इसको। ये गोलाकार नहीं है, अर्ध गोलाकार गोलाकार गुंबद नहीं है, ये बल्बस डूम है, ऑनियन शेप डूम है, ठीक है ना। और इससे बेहतर ऑनियन शेप डूम और डबल डूम, डबल का मतलब एक के बाद एक नहीं, एक के ऊपर एक, यानी कि एक इनर है जो विजिबल नहीं है, जाहिर सी बात है, और इनर डूम का सहारा लेकर के आउटर मैसिव डूम। तो आउटर मैसिव डूम इज नॉट अ राउंडेड वन, इट्स बल्बस। देखिए ये बाहर निकला, बल्ज किया और फिर अंदर की तरफ जा रहा है, ये ऐसे। और इसका नेक भी है, गर्दन, डोम का बेस भी है, ये अच्छा खासा बेस है ये। और ऊपर पेटल्स, कमल की आकृति वाली पंखुड़ियां, जो कि बुद्धिस्ट और हिंदू आर्किटेक्चरल पैटर्न में भी विजिबल है, ठीक है ना। तो इस इमारत में आप देख रहे हैं ना कि इस्लामिक आर्किटेक्चर का पार्ट है, लेकिन हिंदू सजावट की पद्धति का भी इस्तेमाल शुरू हो रहा है। तो मैंने बोला ना कि बाद में चल के हिंदू स्थापत्य कला के बहुत सारे तत्वों को इस्लामिक स्थापत्य कला में लाया गया, तभी तो डेवलप हुआ ना इंडो इस्लामिक, हिंदू इस्लामिक एक साथ पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखिए ये है बल्बस डोम। तो बल्बस डोम अचानक से नहीं बना होगा ना एक दिन में, कि एक दिन में शाहजहां के दिमाग में आए कि इतना खूबसूरत गुंबद बना देते हैं जो दुनिया में अनपैरेलल हो जाए,
जिससे जिसके आसपास भी कोई गुंबद ना फटक पाए, इतना खूबसूरत बना दो। तो गुंबदों के निर्माण का एक पूरा का पूरा क्या रहा है, विकास क्रम रहा है। देखिए कैसे विकास क्रम रहा है, जो अभी आपने बोला था अलाई दरवाजा, ये अलाई दरवाजा का गुंबद है ऊपर, और अलाई दरवाजा की मेहराब को देखिए, ये बड़ा सही मेहराब बना हुआ है, बेहतर तरीका है। ये पॉइंटेड आर्च है, ये राउंडेड आर्च नहीं है, पॉइंटेड, पॉइंट ऊपर एक पॉइंट पे मिला हुआ है ना, ये पॉइंटेड आर्च है। और इसके ऊपर एक गुंबद है, ये गुंबद घटिया है, छोटा सा है, घटिया गुंबद है, क्योंकि इसमें एक फॉल्ट है, ज्योमेट्रिकल, बड़ा ज्योमेट्रिकल मिस्टेक है। ज्योमेट्रिकल मिस्टेक ये है कि गुंबद का बेस क्या होता है, सर्कल। भाई आधा गोला है ना, आधा गोले का आधार तो हमेशा सर्कल ही होगा ना, और सर्कल को रेक्टेंगल पे रखिए, सेट बैठेगा, सेट नहीं बैठेगा। तो गुंबद बनाने का सही तरीका यह होता था कि बेस बिल्डिंग हमेशा क्या होनी चाहिए, ऑक्टागोनल, ऑक्टागोनल बेस बिल्डिंग हो। अगर बेस बिल्डिंग ऑक्टागोनल होगा तो उस पर एक डोम बैठ जाएगा आसानी से, और अगर बेस बिल्डिंग स्क्वायर या रेक्टेंगुलर है तो गुंबद बड़ा नहीं बन पाएगा, उसके कोलैप्स होने का खतरा हो जाएगा। तो इसी वजह से इस इमारत में, इमारत क्या वास्तव में ये गेट है, बाद में जो ये अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे बना, और ये अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों बनवाया, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का एंट्री गेटवे, प्रवेश द्वार है ये मस्जिद का, प्रवेश द्वार के तौर पे इसको बनवाया था। और इसमें 4 दरवाजे हैं, एक सामने से, एक पीछे, जो आप सामने से घुसेंगे पीछे निकलेंगे, और एक दाहिनी तरफ से और एक बाईं तरफ से है। वास्तव में यह दरवाजा मेहराब है, और मेहराब के ऊपर एक गुंबद बनाया गया है, लेकिन गुंबद घटिया है, और बाद में इसको करेक्ट किया गया। देखिए फिर दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजवंश लोधी डायनेस्टी आया। लोधी डायनेस्टीज के राजाओं ने, सुल्तानों ने बेस बिल्डिंग में चेंज किया, और बेस बिल्डिंग का शेप क्या लिया, ऑक्टागोनल लिया इंस्टेड ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल। फिर इसके बाद से बेस बिल्डिंग हमेशा ऑक्टागोनल बनने लगी, यानी कि 8 कोने अगर मिल जाएं तो सर्कल उस पर आसानी से बैठ जाएगा, इसीलिए ऑक्टागोनल बेस बिल्डिंग। तो लोधी राजवंश के सुल्तानों ने ऑक्टागोनल बेस बिल्डिंग लिया, तो देखिए गुंबद का आकार बढ़ गया ना, और आकार भी बढ़ा, और गुंबद का क्या बन गया, बेस भी आ गया, नेक भी बड़ा हो गया। ठीक है, तो एक तो इस तरीके से, ये वही है, रात में लिया गया उसका पिक्चर है। एक तो ये हुआ, तो अलाई दरवाजा का गुंबद, फिर लोधी सल्तनत, लोधी सुल्तानों के शासनकाल का गुंबद, फिर लोधीस को रिप्लेस कर दिया मुगल्स ने। आखिरी सुल्तान था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को बाबर ने पानीपत की लड़ाई में 1526 में हरा दिया, और दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया, और बाबर की अपनी सल्तनत बन गई। उसकी सल्तनत को बोला गया मुगल सल्तनत, क्योंकि बाबर आधा मंगोल था और आधा टर्क था। फादर साइड से टर्क था, तैमूर लंग का वंशज था, और मदर साइड से चंगेज खान का वंशज था। तो बाबर आधा टर्क आधा मंगोल था, इसीलिए बाबर को मुगल बोला गया, और उसकी सल्तनत को क्या बोला गया, मुगल सल्तनत, या सल्तनत ए मुगलिया, फाउंडेड बाय बाबर। तो बाबर के बाद हुमायूं, और उसके बाद अकबर। तो बाबर और हुमायूं शुरुआती दौर के थे, और ये स्थापत्य कला में कुछ खास नहीं कर पाए। इसके बाद एक और इमारत बनी, वो अकबर के जमाने में बने। देखिए ये है हुमायूं का मकबरा, सेकंड रूलर हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं, उसका मकबरा। हुमायूं की डेथ हुई तो उसकी विडो
और अकबर की सौतेली मां, हुमायूं की दो पत्नियां थी। उसने कहा, अकबर की सौतेली मां ने कहा कि अपने पिताजी के लिए एक मकबरा बनवा दो, टूम्ब। तो अकबर ने बोला ठीक है, मकबरा बनवा देता हूं। तो दिल्ली में, हुमायूं की डेथ दिल्ली में ही हुई थी। ये लोग रूल करते थे आगरा से, बाबर और हुमायूं दोनों ही आगरा से रूल करते थे, लेकिन हुमायूं की डेथ हुई दिल्ली में। इसी वजह से मकबरा कहां बनवाया अकबर ने? दिल्ली में मकबरा बनवाया। और हुमायूं का यह मकबरा अकबर ने जब बनवाया तो इसकी गुंबद इसकी विशेषता बन गई। और इसके गुंबद में खास बात यह देखिए कि लोदी वाले गुंबद से यह काफी ज्यादा सुंदर है। यह राउंडेड है, गोला गोलाकार है, यह प्याज के जैसा नहीं है जो शाहजहां ने बनवाया। राउंडेड डबल डूम है। डबल डूम का मतलब अंदर में एक और गुंबद है और बाहर ये मेन डूम है, और ये बहुत ही बड़ा गुंबद है, मैसिव डूम है, मैसिव डबल डूम बट राउंडेड। और एक फिर इसके बाद का जो विकास क्रम आया वो शाहजहां ने इसको चरम सीमा पे पहुंचा दिया। और शाहजहां ने फिर बेहद ही खूबसूरत एक दोहरा गुंबद बनवाया, डबल डूम एक के ऊपर एक, लेकिन राउंडेड नहीं बनवाया। कैसा बनवाया? बल्बस बनवाया, ऑनियन ऑनियन शेप डूम बनवाया। यही खास बात है। तो अब देख रहे हैं ना कि एक के बाद एक विकास क्रम दिखाई दे रहा है। तो ये विकास क्रम कैसे आ रहा है? देखिए, डूम ऑफ अलाई दरवाजा से डोम्स constructed by Lodhis on octagonal base, अष्टकोणीय आधार पर लोदियों के द्वारा बनवाए गए गुंबद। फिर डूम ऑफ हुमायूंस टूम्ब एट दिल्ली, दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे का गुंबद। और फिर आखिर में लिखिएगा ताजमहल का गुंबद, डूम ऑफ द ताज। ठीक है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लिखिएगा। लिखिए, वैज्ञानिक पद्धति से बना पहला गुंबद, वैज्ञानिक पद्धति से बना पहला गुंबद अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा के ऊपर बनवाया, अलाई दरवाजा के ऊपर बनवाया, जो कि वास्तव में अलाई दरवाजे के ऊपर बनाया, जो कि वास्तव में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का, जो कि वास्तव में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार है। लिखिएगा,
इस गुंबद का आधार अष्टकोणीय होने के बजाय, अष्टकोणीय होने के स्थान पर इस गुंबद का आधार अष्टकोणीय होने के स्थान पर वर्गाकार या आयताकार, वर्गाकार ही लिख दीजिए, वर्गाकार है, जो कि गुंबद निर्माण के लिए सही नहीं है, जो कि गुंबद निर्माण के लिए सही नहीं था। यही कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी आधार युक्त बड़ा गुंबद बना पाने में असफल रहा। आधार युक्त बड़ा गुंबद बना पाने में असफल रहा। ठीक है, यहां से शुरुआत हुई है, आगे लिखिएगा। लोदी वंश के सुल्तानों ने बड़ी आकृति के गुंबदों का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया। बड़ी आकृति के गुंबदों का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। और गुंबद निर्माण के लिए आधार संरचना अष्टकोणीय रखा। आधार संरचना अष्टकोणीय रखा, जिसके कारण वे बड़े एवं आधार युक्त गुंबद बनवा सके। जिसके कारण वे बड़े एवं आधार युक्त गुंबद बनवा सके। आगे लिखिएगा उसी में। लोदी सुल्तानों ने दोहरे गुंबदों का निर्माण कराने का प्रयास तो किया, परंतु असफल रहे। प्रयास तो किया परंतु असफल रहे। मतलब ठीक तरीके से नहीं बना दोहरा गुंबद, यानी कि एक के ऊपर एक। इससे फायदा ये हो जाता है कि इनर डोम का सहारा लेकर के जो आउटर डोम बनेगा, मेन डोम, वो बड़ा और मजबूत बन सकता है और वो कोलैप्स करने की पॉसिबिलिटी भी नहीं रहती है। ठीक है, फिर पॉइंट दे के लिखिएगा या पैराग्राफ जो भी है। दोहरे एवं विशालकाय गुंबदों का निर्माण कार्य मुगलों के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। मुगलों के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अकबर के शासनकाल में
अकबर के शासनकाल में हुमायूं की विधवा हाजी बेगम के निर्देश पर हुमायूं की विधवा हाजी बेगम के निर्देश पर दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया गया। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया गया, जिसके लिए एक विशालकाय गोलाकार दोहरा गुंबद बनवाया गया। जिसके लिए एक विशालकाय गोलाकार दोहरा गुंबद बनवाया गया। विशालकाय और गोलाकार दोहरा गुंबद बनवाया गया। लिखा। देखिए, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, निजामुद्दीन जगह ना, निजामुद्दीन के पास, वहां जाके घूम सकते हैं। क्योंकि जितना भी घूम लीजिए ऊपर से नहीं दिखेगा, वो गूगल के ही सारे दिखेगा। अब यहां पे देखिए, चारों तरफ से आप देख रहे हैं, चारों तरफ से बगीचे है ना, चारों तरफ से बगीचे, और बीच में ये इमारत बनी है। ठीक है। और एक चबूतरे पे, एक प्लिंथ पे बनाया गया है। मुगलों की इमारतों की एक खास बात है कि इन्होंने इमारतों का निर्माण बगीचों में करवाया, और बीच में इमारत और चारों तरफ से बगीचे, सिवाय एक के। ताजमहल किनारे पे है, यमुना के किनारे बनाया गया ना, तो वो बगीचे के बीचों बीच में नहीं है, रियर एंड पे है। बाकी ज्यादातर इमारतें बगीचों के बीचों बीच में। इसको बोलते हैं चार बाग, पर्शियन चहार बाग बोलते हैं उसको, CHAHAR, चहार बाग। मतलब चारों तरफ से बगीचे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से बगीचे, और बीच में हायर प्लिंथ पे मेन बिल्डिंग बनाई गई है। तो चहार मतलब चार ही होता है, पर्शियन में चार को चहार बोलते हैं। ठीक है ना। ये पैटर्न दिल्ली सल्तनत में नहीं था, दिल्ली सल्तनत में चहार बाग पैटर्न नहीं था, ये बाबर ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, ये बाबर ने इंट्रोड्यूस किया था चहार बाग पैटर्न। खैर, तो ये इमारत बनी, एक नीचे प्लिंथ और फिर फर्स्ट फ्लोर, और देखिए उसके बाद जो सेकंड फ्लोर जो बनाया है, मतलब ये जो मेन बिल्डिंग है, जो मकबरा है वास्तव में, इसमें हुमायूं दफन है ना। हुमायूं ही नहीं है, 6-7 और लोग भी हैं। कभी जाएंगे इसमें तो देखिएगा, बहुत कब्रें हैं। दरअसल बाद में ना, जब 1857 का रिवोल्ट हुआ ना, तो आखिरी जो मुगल सम्राट थे बहादुर शाह सेकंड जफर, उन्होंने पार्टिसिपेट किया रिवोल्ट में, और उनके बहुत सारे रिलेटिव्स को पकड़ लिया गया। उनको भी पकड़ा गया, उनको पकड़ के भेज दिया रंगून, म्यांमार भेज दिया। ठीक है। भेजने से पहले बहादुर शाह सेकंड जफर के बेटे को पकड़ लिया गया था, और उनके बेटे की मुंडी काट के, सिर काट के, थाली में रख के, सजा करके, ढक करके उनको गिफ्ट दिया गया था बहादुर शाह सेकंड जफर को, कि क्यों रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। और बाकी जो उनके रिलेटिव्स थे, वो दिल्ली के लाल किला से भाग करके यहीं आके छुप गए, लाल किला से भाग के हुमायूं के मकबरे में छुप गए। अंग्रेजों ने घेर लिया, पता चल गया, वहीं पे सबको मार गिराया, और जो लोग वहां मरे उसी में उठा के दफन कर दिया गया। तो हुमायूं तो है ही है, उनके रिलेटिव्स भी 5-6 लोग और हैं इसमें। तो ये ऑक्टागोनल, देखिए ऑक्टागोनल बेस बिल्डिंग है, और ये विस्तृत है, बड़ा ऑक्टागोनल बेस बिल्डिंग है। और ये नेक देखिए, आधार मकबरे के मुख्य गुंबद का आधार, और ये एक बहुत बड़ा विशालकाय गुंबद। इमारत की खास बात यह है
कि इमारत मूल रूप से तो रेड सैंडस्टोन है, लाल बलुआ पत्थर है, लेकिन सजाने के लिए व्हाइट मार्बल का कॉम्बिनेशन बनाया गया है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, है ना। इमारत सुंदर है, और यहां 4 गुंबद के बेस पे एक, और इधर दूसरा, इधर तीसरा, और एक इस तरफ पीछे के साइड में। ये छोटे छोटे गुंबद जो दिखाई दे रहे हैं वो वास्तव में गुंबद नहीं है, ये है छत्रीज ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान का स्थानीय स्थापत्य कला था जिसे मुगलों ने अपना लिया। तो राजस्थान में ना बहुत सारी छतरियां बनती थी, इस तरह की छतरियां, ये सब राजस्थानी पैटर्न है, ये मुगल पैटर्न नहीं है, ठीक है ना। देखिए, और इन्हीं की नकल उतार करके, इन्हीं की नकल उतारी गई और इसमें दिखाई दिया। कहां गया, ये रहा, ये छत्रीज है, ठीक है ना। और शिखर पे हमेशा ये क्या बनवा रहे हैं, लोटस पिटल्स बनवा रहे हैं, लोटस पिटल्स बन रहा है। तो कुछ चीजों में आपको दिखेगा ये फ्यूजन, क्या दिख रहा है ना, फ्यूजन दिखाई दे रहा है। तो ये राउंडेड डबल डूम है, कंप्लीटली मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल। इनर डूम, अंदर एक गुंबद है और बाहर। तो पहले ना ये पूरा गुंबद नहीं है ठोस, अंदर से ये, सॉरी, व्हाइट मार्बल नहीं है, व्हाइट मार्बल सिर्फ बाहर से चिपकाया गया है, अंदर से इसका कच्चा रफ वर्क तैयार किया गया और घिस करके संगमरमर फिर चिपकाया गया है। इतनी बढ़िया घिसाई है, ठीक है ना, लेकिन बस ये राउंडेड है। okay. ये कौन है, शाहरुख खान की औलाद? कुछ भी लोग क्या था, इसी पेज पे थे ना हम लोग। क्या लिखा था लास्ट में हिंदी में, निर्माण करवाया गया। यह गुंबद पूर्णतया सफेद संगमरमर का बना हुआ है। यह गुंबद पूर्णतया सफेद संगमरमर का बना हुआ है। आगे लिखिएगा उसमें नेक्स्ट पॉइंट में, शाहजहां के शासनकाल में ताजमहल के लिए, शाहजहां के शासनकाल में ताजमहल के लिए प्याजनुमा दोहरे गुंबद का निर्माण करवाया गया। प्याजनुमा दोहरे गुंबद का निर्माण करवाया गया, जो कि दुनिया के सबसे सुंदर गुंबदों में से एक है, जो कि दुनिया के सबसे सुंदर गुंबदों में से एक है। ये बहुत सिमेट्रिकल है, ताजमहल का गुंबद ना और हुमायूं के मकबरे का, दोनों ही ये गुंबद हाईली सिमेट्रिकल डूम्स हैं। स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, बस एक बल्ज करके बन रहा है और एक सीधे राउंडेड बना हुआ है। दरअसल हुमायूं का मकबरा और ताजमहल मिलती जुलती इमारतें हैं, इसीलिए हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का प्रिकर्सर बोला जाता है। प्रिकर्सर मतलब होता है पहले, ठीक पहले वाली इमारत जिसकी नकल से ताजमहल का निर्माण कराया गया है, ठीक है ना। तो अगर इसको आप देखेंगे भी ना, जैसे ये हो गया,
एक ये और दूसरा हम लोग ले लेते हैं ताजमहल। देख रहे हैं हुमायूं के मकबरे में ये बेस बिल्डिंग जो ये है ना अष्टकोणीय, ये विस्तृत है और ताजमहल में ये कॉम्पैक्ट है। ये देखिए ताजमहल का कॉम्पैक्ट है ये, ठीक है ना। तो चूंकि ये विस्तृत है ना और प्लेटफॉर्म का ज्यादातर हिस्सा कवर कर रखा है, जबकि ताजमहल में ये कॉम्पैक्ट है और प्लेटफॉर्म का ज्यादातर हिस्सा खाली है। इसीलिए हुमायूं के मकबरे में मीनार की जरूरत नहीं पड़ी, जबकि ताजमहल में मीनारों की जरूरत पड़ गई, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म को मेन बिल्डिंग से कनेक्ट करना था, कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करनी थी। अगर थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करिए इसको कि चारों मीनारें हटा दीजिए तो ताजमहल की पूरी खूबसूरती तुरंत खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेन बिल्डिंग कॉम्पैक्ट है और प्लेटफॉर्म खाली हो जाएगा तो सूनापन आ जाएगा बिल्डिंग में। इसीलिए यहां पे मिनरेट्स ऐड करनी पड़ी ये ताजमहल में, जबकि हुमायूं के मकबरे में मिनरेट्स कोई मीनार, एक भी मीनार नहीं है, क्योंकि प्लेटफॉर्म का ज्यादातर हिस्सा अष्टकोणीय इमारत ने घेर लिया है, तो मीनारों की जरूरत ही नहीं पड़ रही है वहां। तो अगर हुमायूं के मकबरे में मीनार लगा देंगे ना तो इसकी खूबसूरती खराब हो जाएगी, और अगर ताजमहल में से मीनार हटा देंगे तो उसकी खूबसूरती बेकार हो जाएगी। ये सिर्फ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हैं, साइंटिफिक पैटर्न्स हैं, ठीक है ना। और बाकी गुंबद में खास फर्क नहीं है, सिवाय इस बात के कि एक बल्बस है और एक राउंडेड है। दोनों ही बड़े गुंबद हैं, दोनों ही दोहरे गुंबद हैं और दोनों ही व्हाइट मार्बल के हैं। हालांकि ताजमहल पूरा ही व्हाइट मार्बल है और हुमायूं का मकबरा व्हाइट मार्बल और रेड सैंडस्टोन का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। रेड सैंडस्टोन ज्यादा है, व्हाइट मार्बल उसको सजाने के लिए बस। तो इसी और बाकी देखिएगा जो ये मेहराब वगैरह हैं ये भी काफी हद तक मिलते जुलते हैं, मेहराबों का भी देखिए, बस यहां गहराई ज्यादा है और हुमायूं के मकबरे में ये ज्यादा गहराई नहीं रखी गई है इसमें, यही फर्क है। तो इसी का अब यही बस समझिए कि हुमायूं के मकबरे का एडवांस वर्जन ताजमहल है विथ सम मॉडिफिकेशंस एंड एडिशंस, ठीक है ना। इसीलिए एक जैसा लग रहा होता है। अब देखिए गुंबद तो बहुत बने और मुगलों के सीमाओं के बाहर भी बने। एक गुंबद ये भी है, ठीक है ना। यह है बीजापुर कर्नाटका का गोल गुंबज, बीजापुर कर्नाटका, ठीक है ना। ये हमारे देश का सबसे बड़ा गुंबद है, द लार्जेस्ट डूम ऑफ आवर कंट्री एंड सेकेंड लार्जेस्ट डूम ऑफ द वर्ल्ड। पहला जो मैंने शुरुआत में दिखाया था रोमन बेसिलिका सबसे बड़ा गुंबद है और ये सेकंड लार्जेस्ट है। और देखिए सजाने के लिए बेस पे लोटस पेटल्स इस्तेमाल किए गए, वैसे ही आकृति दिया गया है। और नीचे वाले इसमें देखिए, ये नीचे से गुंबद को देखा जा रहा है तो अंदर में ये खोखला नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि ये डबल डूम है, इनर डूम है और इनर डूम के ऊपर मेन आउटर, हालांकि राउंडेड है, ये राउंडेड है, बल्बस नहीं है। और चारों कोनों पे मिनरेट्स दी गए हैं और ये यहां पे सिंपल आर्चेस बनवाए गए हैं।
और सबसे मजेदार बात, इस गुंबद में तो नहीं बल्कि गुंबद के नीचे जो कक्ष है, जो चैम्बर है, उसमें है। ये चैम्बर विस्परिंग चैम्बर है, मतलब एकॉस्टिक्स ऑफ साउंड पे बेस्ड है। एकॉस्टिक्स ऑफ साउंड का मतलब होता है कि अगर इस कक्ष में आप हल्का सा कागज भी फाड़ देंगे ना, तो वो पूरी आवाज इस हॉल में गूंज जाएगी। आप चाहे जितना धीमा कान में बोलें, सुनाई दे जाएगा सबको। अगर वाटर प्लास्टिक बॉटल ऐसे कड़कड़ा देने तो लगेगा बिजली कड़क रही है, गूंज जाती है आवाज। इतनी खूबसूरती से इसको बनवाया गया है। इसमें इंजीनियरिंग फिजिक्स लगाया गया है, एकॉस्टिक्स ऑफ साउंड पे बेस्ड है ये। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा विस्परिंग चैम्बर है, जहां पे सॉफ्टेस्ट साउंड भी, एकदम कम से कम फुसफुसाहट भी सुनाई दे जाएगी। और यहीं से मुहावरा निकला, दीवारों के भी कान होते हैं। आप चाहे लाख धीमे बोल लीजिए, किसी ना किसी को सुनाई दे ही जाएगा उस कक्ष में। आप अपनी आवाज छुपा नहीं पाएंगे। विस्परिंग गैलरीज, विस्परिंग चैम्बर है ये। वैसे ही इसी पैटर्न पे आगे चल के लखनऊ में अवध के नवाबों के जमाने में, खासकर अवध के नवाब थे आसफुद्दौला, उनके शासनकाल में एक इमाम बाड़ा बना, एक इमारत बनी, उसको बोलते हैं इमाम बाड़ा। ठीक है ना, मैं दिखाता हूं इसको। क्या कह रहे? नहीं, स्क्वायर बेस वो आपको लग रहा है, अंदर से वो ऑक्टागोनल है, बाहर से उसको शेप दे दिया गया स्क्वायर बेस। वो बन ही नहीं पाएगा स्क्वायर बेस पे, इतना विशाल का गुंबद। ये है, देखिए, लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा। ठीक है, बड़ा इसलिए कि एक छोटा इमाम बाड़ा भी है, इसीलिए ये बड़ा इमाम बाड़ा है। और अंदर जाइएगा, ऊपर वाले फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड पे नहीं, फर्स्ट फ्लोर पे, तो उसमें गैलरीज हैं, लंबी लंबी गैलरीज हैं। और गैलरी के एक छोर पे आप आवाज लगाइए हल्के से, हेलो, तो गैलरी के दूसरे छोर पे जो खड़ा होगा उसको सुनाई देगा हेलो। ठीक है ना? तो ये विस्परिंग गैलरी है। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो विस्परिंग चैम्बर। ठीक है ना? तो बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, इसमें इसी में भूल भुलैया भी है, लैबिरिंथ, लैबिरिंथ या भूल भुलैया। तो इसमें सीढ़ियां और गैलरीज हैं। और अगर आप वहां गए और छोड़ दिया बिना गाइड के, तो काफी देर तक उसी में घूमते रह जाएंगे, आप निकल ही नहीं पाएंगे उससे बाहर। क्योंकि देखिए, ये बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी पे बनाया गया है। सीढ़ियां बनी हुई हैं और हम लोग हमेशा बाहर निकलने और बाहर निकलने के लिए सीढ़ियों से नीचे आएंगे ना। जब नीचे आएंगे तब घूम के वहीं आएंगे जहां से निकले थे, घूम फिर के वहीं चले आएंगे। ट्रिक इसमें यह है कि अगर आपको नीचे निकलना है तो पहले ऊपर जाना है, तो एक सीढ़ी से पहले ऊपर जाना होता है, फिर उससे नीचे जाना होता है, तब आप भूल भुलैया से बाहर आ पाते हैं। वरना उसी में भूलते रहेंगे, बार बार नीचे उतरेंगे, बार बार घूम के वहीं पहुंच जाएंगे जहां पे आपने शुरुआत की थी। तो ये सब अपने जमाने के ना इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं। ठीक है ना? एक इसको भी लिखी डाली, हालांकि ये मुगलों का नहीं है। बीजापुर का गोल गुंबज। ये पर्पस था, दो पर्पस था इसका। एक तो धार्मिक और दूसरा था उस वक्त अकाल पड़ा हुआ था। अकाल के प्रोजेक्ट के तौर पे कि लोगों को खाना दिया जा सके, ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था कि इसी बहाने इमारत भी बन जाएगी और लोगों को रोजगार मिल जाएगा, खाना हो जाएगा। और ये लखनऊ के जो नवाब थे ना, ये शियाइट्स थे, इस्लाम के शिया संप्रदाय के थे। और शिया लोग मुहर्रम मनाते हैं ना, वो मातम का त्योहार होता है, गम दुख मनाया जाता है। क्योंकि हजरत मोहम्मद जो
मोहम्मद साहब थे, उनके नातियों को एक मैदान में उनके दुश्मनों ने एक बैटल फील्ड में घेर करके मार दिया था भूखे प्यासे। ठीक है ना, करबला, बैटल फील्ड ऑफ करबला। तो उसी का शोक मनाया जाता है। ठीक है ना। तो हसन और हुसैन दो थे, उनके नाती थे, उनका मर्डर हुआ था बहुत सारे भूखे प्यासे लोगों के साथ, कई दिनों से भूखे प्यासे वो लोग थे, मार दिए गए। तो उसका गम मनाने के लिए ये बना इमाम बाड़ा। ठीक है ना। और दूसरा जो पर्पस था कि अकाल के समय लोगों को थोड़ा पैसा और खाना मिल जाएगा। ठीक है, इसमें लिखिएगा बीजापुर का गोल गुंबद, बीजापुर का गोल गुंबद बीजापुर के सुल्तान, बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। जिसका निर्माण 1656 ईस्वी में, जिसका निर्माण 1656 ईस्वी में दाबुल के इंजीनियर या आर्किटेक्ट, दाबुल के आर्किटेक्ट याकूत ने करवाया था। दाबुल के आर्किटेक्ट वास्तुविद याकूत ने करवाया था। इस मकबरे का कक्ष दुनिया के विशालकाय कक्षों में से एक है। और इसमें और इसे ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर बनवाया गया है। ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत के आधार पर बनवाया गया है। जिसमें धीमी से धीमी आवाज भी, जिसमें धीमी से धीमी आवाज भी गूंज जाती है। जिसमें धीमी से धीमी आवाज भी गूंज जाती है। फिर लिखेगा कितना धीमे लिख रहे हैं, हम फुर्सत में है क्या? खाला के घर आई हैं? कहाँ गया, रुकिए ढूंढता हूं। एक तो ये सिस्टम ही बहुत स्लो हो गया है। फिर लिखिएगा मीनारों के निर्माण का विकास क्रम। नेक्स्ट हेडिंग, डेवलपमेंट ऑफ मिनरेट्स, मीनारों के निर्माण का विकास क्रम। हो गया? कितना टाइम लग रहा है?
अब बाद में देख के लिखिएगा। देखिए, मैंने क्या बताया शुरू में कि मीनारों का निर्माण क्यों करवाया गया? मुअज्जिन्स के लिए, ताकि वो अजान दे सकें और लोगों को बता सकें कि मस्जिद में जाने का समय हो गया है, नमाज का समय हो रहा है। लेकिन मुअज्जिन के लिए देखिए ऊंची जगह की तलाश थी। अब एक बात नहीं समझ में आता है, कम से कम मेरे समझ में नहीं आता है, कि ये इतनी ऊंची इमारत है या टावर है, तो इस पे चढ़ के जो आवाज देता रहा होगा, आम आदमी मतलब आदमी उसको सुनता कैसे रहा होगा? जबकि लाउड स्पीकर टाइप का कुछ था नहीं। हो सकता हो कुछ ना कुछ जरूर रहा होगा, वरना कोई पर्पस नहीं सॉल्व हो रहा है। और अगर अजान ही देना होता तो इतनी ऊंची इमारत क्यों बनाते? तो कुतुब मीनार के बनाए जाने के पीछे अजान देने का उद्देश्य कम और अपनी ताकत का प्रदर्शन ज्यादा रहा होगा। मैंने बोला ये टर्क्स थे और ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे, शायद इसीलिए उन्होंने या कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मीनार का निर्माण करवाया होगा। पर्पस ज्यादा रिलीजियस नहीं लग रहा है, और अगर रिलीजियस पर्पस भी रहा होता तो एक मंजिल बहुत है। अब उतने ऊपर जाके कौन अजान देगा, कहां सुनाई देगा? मतलब ही नहीं बनता इसका, ठीक है ना? ठीक है, हालांकि ये है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के पास में, लेकिन लॉजिक नाम की भी कोई चीज होती है ना, हमेशा ना कुछ तो लॉजिक इसमें लगे। तो ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि वास्तव में इसका उद्देश्य क्या था ऐबक का, इसको बनवाने के पीछे। क्या मुअज्जिन के लिए बनवाया था या फिर अपनी ताकत का प्रदर्शन, या दोनों ही करना चाहता था? ये नहीं बता सकते हम लोग, ये बता पाना बहुत मुश्किल। हाँ, अगर आप कोशिश करेंगे लॉजिक लगाने का, तो क्या लॉजिक लग रहा है कि इतने ऊपर जाकर के कोई भी मुअज्जिन आवाज देगा तो कहीं सुनाई नहीं देगा। तो ज्यादा संभावना किस बात की है? कि अपनी ताकत का प्रदर्शन, ठीक है ना? एक नहीं, ऑब्जर्वेटरी नहीं है, नहीं, ऑब्जर्वेटरी नहीं है ये। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें ऑब्जर्वेटरी जैसा हो। ऑब्जर्वेटरी अलग होता है, ठीक है ना? ये ऑब्जर्वेटरी है जिसमें साइंटिफिक इक्विपमेंट्स जैसे स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे, ठीक है ना? ये ऑब्जर्वेटरी है, ये सोलर वॉच है, ठीक है ना? ये सब है प्लेनेटरी मोशंस का कैलकुलेशन वगैरह, ये सब ऑब्जर्वेटरी होता है, ठीक है ना? कुतुब मीनार ऑब्जर्वेटरी, देखिए ये ऑब्जर्वेटरी है। क्या बोलते हैं इसको? जंतर मंतर कहां है? 5 जगहों पे, सबसे बड़ा जयपुर में, ठीक है ना? ये सब ऑब्जर्वेटरीज हैं जहां पे प्लेनेटरी मोशंस, प्लेनेटरी मूवमेंट्स, उन सब का स्टडी किया जा सकता है, टाइम वगैरह देखा जा सकता है। कुतुब मीनार इज नॉट एन ऑब्जर्वेटरी। मीनार बनवाया किसने? ऐबक ने। और मीनार बनवाने के पीछे का देखिए, उसका एक पूरा कॉन्सेप्ट है। ये फर्स्ट फ्लोर है, सबसे नीचे फर्स्ट फ्लोर। एक पैटर्न दिख रहा है फर्स्ट फ्लोर में, सेमी सर्कल के बाद ट्रायंगल, सेमी सर्कल, ट्रायंगल, सेमी सर्कल, ट्रायंगल। सेकेंड फ्लोर पे देखिए, सेकेंड फ्लोर कह रहा हूं, सॉरी, सेकेंड स्टोरी, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। थर्ड स्टोरी में ट्रायंगल, 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 ट्रायंगल। पूरा बेसिक पैटर्न है इसमें, जबरदस्त पैटर्न है। और ये पूरी इमारत ओरिजिनली रेड सैंडस्टोन पे बनी, लाल बलुआ पत्थर। ऐबक ने जब इसको बनवाया तो पहली मंजिल बनी थी,
और तब तक ऐबक की डेथ हो गई। फिर इसको पूरा करवाया, ऐबक के बाद उसका बेटा आराम शाह बना, उसने नहीं पूरा करवाया, उसको मार गिराया उसके जीजा जी ने, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश सुल्तान बना, उसने पूरा करवाया। तो जब इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया ना, तो ये 4 मंजिल थी इसमें, 4 मंजिल, ओरिजिनली 4 मंजिल। अभी इसमें 5 मंजिल है, ठीक है ना, 5 मंजिल इमारत है, ठीक है। यहां से नहीं काउंट होगा, ये सेकंड फ्लोर है पिक में, फर्स्ट फ्लोर नहीं, सेकंड फ्लोर, यहां से ये सेकंड फ्लोर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 मंजिल है इसमें। तो बीच में कुछ गड़बड़ हुआ है। ऐबक ने एक बनवाया, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल इल्तुतमिश ने बनवा के कंप्लीट कर दिया। फिर उसके बाद 5 मंजिल हुई, और चौथी और 5वीं मंजिल ही घटिया है, कोई बेसिक पैटर्न नहीं है इसमें, और रेड सैंडस्टोन की जगह पे व्हाइट मार्बल चिपकाया गया है, यानी कि बीच में गड़बड़ हुई है। गड़बड़ कब हुई? गड़बड़ हुई सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के जमाने में। चौथी ओरिजिनल जो मंजिल थी उस पर बिजली गिर गई थी और वो टूट गई। तो फिरोज शाह तुगलक, उसने क्या किया, स्टूपिड आदमी था, बेसिक पैटर्न बिना स्टडी कराए चौथी की जगह चौथी और 5वीं मंजिल बनवा दिया उसने, एक एडिशनल मंजिल बनवाया, और बजाय रेड सैंडस्टोन के क्या चिपका दिया, गोल 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 व्हाइट मार्बल चिपका के छोड़ दिया। बस उसने खाना पूर्ति कर दी कि टूट गई तो चलो हटाओ, बनवा देता हूं कुछ। तो इसी वजह से ये ऊपर की मंजिल में खूबसूरत नहीं रह गई है, जबकि नीचे के जो ओरिजिनल 3 मंजिल हैं वो रेड सैंडस्टोन के हैं, और वो अपने पैटर्न पे होने की वजह से काफी खूबसूरत दिखाई देते हैं। सजाने के लिए अराबेस्क, और 2 मंजिल के बीच में बालकनी, जो जैसे जैसे बेसिक पैटर्न है वैसे वैसे बालकनी भी है। यहां पे देख रहे हैं ट्रायंगल 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 है ना, तो बालकनी का भी ट्रायंगल 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 शेप लिया गया है। अगर सेमी सर्कल स्क्वायर है, सेमी सर्कल स्क्वायर है, तो बालकनी भी सेमी सर्कल और स्क्वायर है। और बालकनी में थोड़ा इसको जूम इन करके अगर हम देख पाते, यहां पे देख रहे हैं मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे 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 सेल्स बने हैं। ये हनी कॉम्ब टेक्निक में बना हुआ है। ये अपने आप में बेहतरीन इमारत है। होता क्या है ना, कुतुब मीनार आदमी देखता है, स्टडीज नहीं पता होती हैं, तो ऑब्जर्वेशन बहुत सिंपल होता है, हाँ बढ़िया टावर वावर बना है, देख वेख के चले आए वापस, है ना। ऑब्जर्व करना पड़ता है इन चीजों को, ऑब्जर्वेशन चाहिए होता है इसके लिए। और ऑब्जर्वेशन तब करेंगे ना जब पता होगा, तब आदमी इसको देख पाता है। तो इसमें लिखिएगा, देखिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य दिल्ली सल्तनत के संस्थापक, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में प्रारंभ कराया। इसके निर्माण में इसके निर्माण के लिए 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को तोड़कर, 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को, मैंने बोला ना ये टर्क्स थे सब, 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को तोड़कर इस्तेमाल किया गया या प्रयोग में लाया गया, तोड़कर प्रयोग में लाया गया। एक मिनट, यहां पे इंग्लिश में थोड़ा मिस्टेक है, सॉरी। यहां पे देखिए इंग्लिश में लिखा हो ना, एडेड, इल्तुतमिश एडेड 4 मोर, नहीं 3 करिएगा उसको, 3 मोर स्टोरीड। आगे लिखिएगा, ऐबक के बाद इल्तुतमिश ने इसमें 3 और मंजिलें जोड़ी।
ऐबक के बाद इल्तुतमिश ने इसमें 3 और मंजिलें जोड़ी। और इसका निर्माण कार्य पूर्ण कराया। और इसका निर्माण कार्य पूर्ण कराया। ऐसा कहा जाता है कि, आगे लिखिए हिंदी में, ऐसा कहा जाता है कि, हो गया इंग्लिश में, हो गया। इसका निर्माण कार्य ऐबक ने दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कराया। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट पैराग्राफ जो भी है। मूल रूप से चौथी मंजिल सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, बिजली गिरने से ध्वस्त हो गई। और उसने चौथी मंजिल के स्थान पर चौथी एवं पांचवी मंजिल बनवाई। ठीक तो है, इंस्टेड ऑफ फोर्थ। ओरिजिनल तो 4 ही था ना, फोर्थ डिस्ट्रॉय हुआ था। कहां पे? ओके, यहां पे फोर्थ यहां पे कर दीजिए ना, फोर्थ स्टोरी। ठीक है, ओरिजिनल फोर्थ स्टोरी वॉज डिस्ट्रॉयड। क्या बोला था हिंदी में? चौथी एवं पांचवी बनवाई गई। और लाल बलुआ पत्थर के साथ साथ सफेद संगमरमर का भी प्रयोग किया। हो गया। इसके बाद लिखिएगा, ये तो चांद मीनार है दौलताबाद का, इसमें कुछ खास बात नहीं है। ये दाहिनी तरफ जो मीनार है ना, ये अपने आप में अद्भुत है। इसलिए अद्भुत है, देखिए कि 2 मीनारें एक साथ हैं और बड़ी भारी भरकम है, पत्थर की बनी हुई। और इन दोनों में से आप चाहें तो किसी को भी हिला करके बाहुबली वाली फील ले सकते हैं। ये इस जबरदस्त तरीके से बनाई गई हैं कि ये हिलती हैं।
आप इसको हिला सकते हैं। ये अपने आप में अद्भुत अनोखी बात है कि एक साधारण मनुष्य ये टनों टन पत्थर को हिला सकता है। और मजे की बात ये कि एक मीनार हिलेगी तो दूसरी अपने आप हिलेगी। दूसरी दूसरी आश्चर्यजनक बात, दूसरी अपने आप हिलती है। और तीसरा आश्चर्य कि जब दोनों मीनार हिल रही हैं तो बीच का पैसेज जो इन्हें जोड़ रहा है वो हिलना चाहिए ना, वो नहीं हिलता है। ये अपने आप में अद्भुत है। कुल मिला जुला करके ऐसी ऐसी जबरदस्त इमारतें हमारे यहां हैं कि अगर इन्हें हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन, टूरिस्ट स्पॉट में डेवलप करें तो बहुत पैसा आ सकता है, फॉरेन मनी आ सकता है। लेकिन आमतौर पे इन्हें ना टूरिस्ट डिपार्टमेंट हमारा इतना घटिया है कि इन्हें हाईलाइट ही नहीं कर पाता। वो इनक्रेडिबल इंडिया में ही रह जाता है। दुनिया को यह नहीं पता है। देखिए, आप सबको पता है लीनिंग टावर ऑफ पीजा, सबको पता है क्योंकि उसका एडवर्टीजमेंट दुनिया भर में गया। यह उससे कम आश्चर्यजनक है, उससे ज्यादा है। वो तो झुकी हुई है पर्टिकुलर, ये तो हिल रही है पूरी। वो भी एक हिलने पे दूसरी अपने आप हिल रही है। और कनेक्टिंग पैसेज नहीं हिल रहा है। इतने आश्चर्यों से भरपूर मीनारें हैं और किसी को भी पता नहीं है। आप ही लोगों को नहीं पता अगर आईएएस एस्पायरेंट नहीं होते तो, मुझे नहीं पता था अगर मैं ये पढ़ा नहीं रहा होता तो। जब जागरूक नागरिकों को नहीं पता है, हम ही लोगों को नहीं पता है, तो बाहर किसको पता चलेगा कि हिंदुस्तान में अहमदाबाद में झूलती हुई मीनारें भी हैं। शेकिंग मिनरेट्स ऑफ अहमदाबाद। तो एक और लिखिए इसमें लास्ट में, अहमदाबाद की झूलती मीनारें। यह मीनारें रहस्यों से परिपूर्ण हैं या भरपूर हैं। रहस्यों से भरपूर हैं और यह अभी तक पता नहीं चल पाया है कि जब एक मीनार को हिलाया जाता है तो दूसरी मीनार अपने आप हिलने लगती है। दूसरी मीनार अपने आप हिलने लगती है, जबकि दोनों को जोड़ने वाला रास्ता नहीं हिल रहा होता है। और इसके कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, इसका निर्माण 1452 ईस्वी में अहमदाबाद के सुल्तान अहमद शाह के एक गुलाम सीदी बसीर ने करवाया था। ये तीन मंजिला
मीनारें हैं जिनमें छज्जे भी बनाए गए हैं, बालकनीज। ये 3 मंजिला मीनारें हैं जिनमें छज्जे भी बनाए गए हैं। ठीक है, एक होमवर्क लिखिए। रेड फोर्ट, आगरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली का लाल किला और दिल्ली की जामा मस्जिद। विकिपीडिया से थोड़ा थोड़ा मैटर बनाइएगा इसमें, 50 वर्ड 60 वर्ड से ज्यादा नहीं, उसके बारे में। और कुछ कुछ खास इमारतें, जैसे आगरा के लाल किला में कुछ खास इमारतें हैं 2-4, वो नाम। फिर वैसे ही फतेहपुर सीकरी कब बसा, अकबर ने कैसे बसाया, किस उद्देश्य से बसाया, और उसकी प्रमुख प्रमुख इमारतें। वैसे ही दिल्ली की लाल किला की प्रमुख इमारतें, दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, ये सब, और दिल्ली की जामा मस्जिद की चारित्रिक विशेषताएं, ये कर लीजिएगा ना। ठीक है, इतना रहने देते हैं, कल यहां से आगे फिर कंटिन्यू करते हैं।